हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सेकंड लेक्चर है न्यूमेरिकल के बेसिस के ऊपर। इससे पहले हमने प्रॉब्लम नंबर 12 से लेके प्रॉब्लम नंबर 16 तक यानी कि टोटल 5 न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया था। तो आज का जो हमारा सेकंड सेशन होगा प्रॉब्लम में, उसमें हम आगे की जो प्रॉब्लम होंगे फ्रॉम नंबर 17 वो हम टेक्स्ट बुक में जो है वो हम सॉल्व करने वाले। तो अब देखो 17 नंबर का जो न्यूमेरिकल था, इन दैट न्यूमेरिकल उसके अंदर हमें प्रोवाइड किया है एक मास लेस स्ट्रिंग, यानी कि एक रस्सी दिया है कि जिसका मास निग्लिजिबल है, लेकिन इस स्ट्रिंग के एंड में हमने एक मास अटैच किया जिसका वैल्यू है 100 ग्राम। ठीक है, और ये जो मास है इसको हम ग्राम जो है इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 केजी। और जो रस्सी थी यानी कि स्ट्रिंग, उसका लेंथ प्रोवाइडेड है 20 सेंटीमीटर। तो इस 20 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो हमने जो भी बेसिक वैल्यूज थे लेंथ एंड मास, उनको हमने बेसिक एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया, दैट इज बिटवीन मास एंड केजी में। हमेशा ध्यान रखो कि आपको यूनिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये सिंपल थे, इनको हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या था, इस प्रॉब्लम में बताया गया कि जो स्ट्रिंग थी जिसके एंड में एक एंड को हमने मास अटैच किया था, इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोन। तो उस केस में वहां पे एक कोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इस केस में एक हॉरिजॉन्टल सर्कल हुआ और वहां पे एक कोनिकल पेंडुलम बना। ठीक है, तो हमने बेसिकली पेंडुलम में देखा था सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं तो बेसिकली समझो कि यहाँ पे स्ट्रिंग को फिक्स किया, यहाँ पे उसका फर्स्ट एंड होगा और सेकंड एंड इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम कंसीडर करेंगे। तो ये इमेजिनरी लाइन होगा और इसके ऊपर हम कंसीडर करेंगे कि ये वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम बात अगर करेंगे यहाँ पे तो इस तरह से ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ये होगा इसका रेडियस जो यहाँ पे फॉर्म होने वाला है, और इस तरह से ये कोन कंप्लीट हो जाएगा। इस केस में जो कोनिकल पेंडुलम कहा तो इस तरह से कोनिकल पेंडुलम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस केस में यहां तक का जो डिस्टेंस था, यहाँ पे मास जो अटैच होगा वो डाउनवर्ड एक्ट होगा mg। यहाँ पे समझो एंटी क्लॉकवाइज हम रिवॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, और जो सर्कल बना उसका रेडियस हमने r कंसीडर किया। तो उन्होंने रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने प्रोवाइड किया हमें लेंथ। तो इस पॉइंट O से लेके समझो यहाँ पे पॉइंट P है, तो O टू P ये होगा इस स्ट्रिंग का लेंथ जो था 20 सेंटीमीटर, L इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो मास था वो मास हमने कंसीडर किया विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में हम क्या कंसीडर करेंगे कि सेंटर, सर्कल का जो सेंटर बना वहां से लेके ऊपर पॉइंट O तक, यहाँ पे हम C पॉइंट कंसीडर करेंगे। C टू O डिस्टेंस H होगा, O टू P डिस्टेंस L, एंड दिस इज द R। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल हम थीटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक दिया। यहाँ पे ये मास एक रिवॉल्यूशन चक्कर लगाने वाला है। तो अब उसके बाद प्रॉब्लम में प्रोवाइडेड है कि यहाँ पे ये मास जब चक्कर लगाता है तो वो 1 मिनट में, ध्यान से सुनो, वो 1 मिनट में 75 रिवॉल्यूशंस करने वाला है। यानी कि हमें क्या एक प्रोवाइड किया, तो वो बेसिकली आरपीएम थे, उसे हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, लेकिन ये सेकंड नहीं, ये पर मिनट में। आरपीएम का मीनिंग होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो कितने चक्कर काट रहा है। तो इट इज परफॉर्मिंग 75 रिवॉल्यूशंस। अगर हमें 1 सेकंड में कैलकुलेट करना है तो इसे हम डिवाइड करेंगे बाय 60। ठीक है, तो हमारे पास अगर कभी भी आरपीएम प्रोवाइड होते हैं तो फ्रॉम दैट आरपीएम वी कैन कैलकुलेट। तो अगर कहीं भी आपको आरपीएम दिखाई देंगे तो आप उस केस में एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो उन्होंने आरपीएम प्रोवाइड किए 75 आरपीएम। जैसे ही आप गिवन डाटा देखते हो तो आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए यूजफुल फॉर्मेट में। तो हम यहां से निकाल सकते हैं ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड बाय 60 करेंगे, जिसके वजह से आंसर कन्वर्ट होगा सेकंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई इंटू 75 डिवाइडेड बाय 60। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा 150 बाय 60 आ जाएगा, 150 पाई डिवाइडेड बाय 60। अगर हम इसे कन्वर्ट कर देंगे तो ये 15 से डिवाइड कर देंगे तो 10 पाई
डिवाइडेड बाय 4, बेसिकली ये हो जाएगा 2.5 पाई रेडियन पर सेकंड। इसे डिवाइड करने के बाद ये हमें मिलने वाला है 2.5 रेडियन पर सेकंड। तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये यहां से हमने निकाल लिया। लेकिन पूछा गया क्या, इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फिर सेकंड पूछा गया कि इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल नहीं भी लिख दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ होगा क्वेश्चन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ठीक है। लेकिन हमारे पास रिले v, यहाँ पे v वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है, तो हमें वेलोसिटी को रिप्लेस करना पड़ेगा r ओमेगा से, क्योंकि बेसिक रिलेशन है v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मास एंड r ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू मास प्रोवाइडेड है 0.1 इंटू रेडियस, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो अब देखो इस केस में जो रेडियस था वो रेडियस यहाँ पे है, लेकिन हमें ये रेडियस पता नहीं है, ठीक है। तो हमें ये रेडियस भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो रेडियस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे थीटा है एंड दिस रेडियस इज अपोजिट ऑफ दैट एंगल, और यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड किया, तो लेंथ। अब देखो जो हमारा प्रॉब्लम है उसके एंड में गिवन डाटा है π² इज इक्वल टू 10 एंड cos थीटा इक्वल्स टू 0.8, ये प्रोवाइड किया है इन प्रॉब्लम। गलती से वो आंसर की सेक्शन में चला गया, लेकिन cos थीटा इक्वल्स टू 0.8 ये प्रोवाइडेड है। तो अब देखो यहाँ से cos थीटा इक्वल्स टू 0.8 होता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 0.8, थीटा इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू होता है 36.86। अब बेसिकली ये वैल्यू आपका जो लॉग टेबल होता है वहां से निकाल सकते हो। अब यहाँ पे ये वैल्यू मैंने लर्न नहीं किया, लेकिन आपको जितने भी प्रॉब्लम में पढ़ाता हूँ वो पहले एक बार मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ, उससे मुझे ये वैल्यू याद रहती है, या तो फिर मुझे वो देखना भी पड़ता है, क्योंकि इतने सारे आंसर्स तो मैं लर्न नहीं कर सकता। जो भी प्रॉब्लम होता है उसको एक बार मैं खुद सॉल्व करके देखता हूँ। तो ये वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेट 36.86, आप भी इसे कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आर हमें निकालना है, तो हम आर को किस तरह से लिख सकते हैं, देखो बेसिकली साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट आर डिवाइडेड बाय एल, हाइपोटेन्यूस। तो रेडियस आर हो जाएगा एल साइन 36.86। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख देंगे लेंथ एंड साइन 36.6, तो हमें रेडियस मिल जाएगा आर। यहाँ से आप जो रेडियस बनता है सर्कल का वो रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली कैलकुलेशन के बाद ये रेडियस आता है 0.12, कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आता है 0.12 मीटर, ठीक है। वो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 0.12 उसका स्क्वायर इनटू हमें करना है ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि 2.5 का स्क्वायर इनटू पाई स्क्वायर, इस तरह से। तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे आप ये पूरा कैलकुलेशन करते हो तो आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आता है अप्रोक्सीमेटली 0.045 के रेंज में, तो आप इसे कैलकुलेट कर लो, ये आपका ही काम है, 0.045 जूल, ठीक है। यहाँ से बेसिकली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। जितने भी पावर बनते हैं उनको शिफ्ट कर दो, 12 इंटू 12 144 इंटू 2.5 का स्क्वायर 625, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो सिर्फ एडजस्ट कर दो, तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है जूल। अब सेकंड पॉइंट कि इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसे किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो बेसिकली अगर मैं इसके साइड में और एक पेंडुलम बनाता हूं, यही कंडीशन, अगर ये मास अगर सेंटर पे होता है इनिशियली तो वो इस तरह से हो जाएगा। अगर इस मास को हम सेंटर पे कंसीडर करेंगे तो ये इस तरह से कंडीशन होगा, और जैसे रिवॉल्व करते 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 वो इस पॉइंट तक आ जाएगा, तो यहाँ पे ये सर्कल बनाने वाला, यानी कि इस
केस में इसका हाइट इस तरह से बढ़ा, अगर समझ में, क्योंकि अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पे मैच करेंगे तो ये क्या है हाइट और ये पूरा क्या है लेंथ। तो इस कंडीशन में फर्स्ट, अगर मैं इसको फर्स्ट कंडीशन कंसीडर करूंगा, इसको सेकंड, तो जब पहले वाला कंडीशन होगा तब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, तो हम वो पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट केस, तो वो हो जाएगा mg इंटू टोटल डिस्टेंस दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग mgl। आपके पास m है, g है एंड l, तो आप यहाँ से mgl निकाल सकते हो। अब देखेंगे सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा। तो ये वाला सेकंड केस था। अब सेकंड केस में जो मास है इसका हाइट देखो इतना कम हुआ, ठीक है, यानी कि अब इसका हाइट कितना है, अगर हम इसको रेफरेंस कंसिडर करेंगे और यहाँ से हाइट काउंट करते हैं तो हमें मास का पोजीशन इस तरह से होता है स्ट्रेट लाइन में, तो हमें O एंड C में जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, इनटू mg रहेगा, mg इंटू h, तो mg एज इट इज। अब h को क्या लिख सकते हैं, h को क्या लिख सकते हैं, तो देखो बेसिकली हम लिख देंगे cos थीटा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय l, तो h इज इक्वल्स टू हो जाएगा l cos थीटा, इस तरह से, यानी कि h का वैल्यू हो जाएगा mgl cos थीटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट निकाला, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड पॉइंट, लेकिन हमें इंक्रीज कितने से बढ़ा वो निकालना है, तो इसलिए हम इस mgl में से इसको माइनस करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगा, तो उसको हम डेल्टा PE लिख सकते हैं। तो डेल्टा PE इक्वल्स टू PE1 माइनस PE2, वो हो जाएगा mgl माइनस mgl cos थीटा, तो ये बनता है mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू पता है आपको, cos थीटा का वैल्यू कितना है 0.8, तो ये हो जाएगा mgl इंटू 1 माइनस 0.8, तो हो जाएगा 0.2 mgl। आपके पास m है, g है, l है, ये पूरे वैल्यूज आप रख दो, इसको रखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.04 जूल, 0.04 जूल। तो इस रेंज में आपको आंसर मिल सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे यल, तो हमारे पास लेंथ का वैल्यू है 0.2 हो जाएगा 0.004 इंटू mg, मास है 0.1 इंटू जी का वैल्यू दैट इज 10, तो ये आंसर आता है 0.04 जूल। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था आज का वो खत्म होता है इसी के साथ। एक बार अच्छे से देखो, शायद पोटेंशियल एनर्जी में प्रॉब्लम हो सकता है तो रिवाइज करके देखो। एक बार पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकाला और सेकंड टाइम यहाँ पे निकाला, क्योंकि जैसे ही हमारा स्ट्रिंग अवे जाना स्टार्ट होगा और वो सर्कुलर चक्कर लगेगा तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगा और यहाँ पे हाइट बनने वाला है, इस तरह से ये घूमेगा, तो इसका पोजीशन क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली, कम होने वाली। तो उसको हमने इस तरह से कैलकुलेट किया। अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 जो है इट इज रिलेटेड टू द स्फीयर ऑफ डेथ। ये एक स्फीयर ऑफ डेथ के बारे में बताया गया। अब स्फीयर ऑफ डेथ में क्या होता है, जो हमने देखा था थ्योरेटिकल पॉइंट्स, कि उसके अंदर एक केज होता है, यानी कि एक स्टील का एक राउंड होगा, यानी कि वहाँ पे एक स्फीयर होगा जो स्टील से बना होगा और उसके अंदर हम व्हीकल चलाते हैं। तो जो भी व्हीकल यहाँ पे चला रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे मोटरसाइकिलिस्ट है ये इस केस में वर्टिकल सर्कुलर चक्कर लगा रहा है, यानी कि मोटरसाइकिलिस्ट, अगर यहाँ पे हम व्हीकल की बात कंसिडर करेंगे इस तरह से, तो ये व्हीकल इस तरह से ये चलाने वाला है, इस तरह से ये व्हीकल चलाने वाला है, ठीक है। तो हमने इसका डायरेक्शन कंसिडर किया, तो इसमें गिवन ऐसा कहा कि जब भी वो मोटरसाइकिलिस्ट चक्कर लगाता है तो वहां पे वो 2 स्पीड से चक्कर लगाता है। उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी कहा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, वाइल मिनिमम वेलोसिटी के बारे में उन्होंने कहा कि मिनिमम वेलोसिटी होता है 6 मीटर पर सेकंड। अब बेसिकली जब भी ये चक्कर लगाएगा तो देखो जैसे वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, इसका स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है।
तो हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड मिलने वाला है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिनिमम वेलोसिटी होगा। लेकिन हमें तो मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। तो फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √RG। और जैसे ही व्हीकल टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन में आने वाला है तो इस कंडीशन में एट द पॉइंट दिस B, और अगर हम इसे A पॉइंट कंसीडर करेंगे तो पॉइंट B के ऊपर इस व्हीकल का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, दैट इज Vmax। और हमारे पास Vmax का फॉर्मूला था √5RG। तो इस तरह से ये हमारे पास दो फॉर्मूले बने, V मिनिमम एंड Vmax। लेकिन उन्होंने वैल्यू प्रोवाइड किया फॉर V मिनिमम 6 मीटर पर सेकंड, Vmax 10 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो यहाँ पे स्पीयर बना, इस स्पीयर का डायमीटर कितना होता है, तो हमें पूछा गया डायमीटर। सेकंड पूछा गया कि हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड्स, यानी कि इसका मिनिमम V मिनिमम कितना हो सकता है एंड Vmax कितना हो सकता है, वो पूछा गया। यहाँ तो मोटरसाइकिल स्पीड से चला रहा है, लेकिन अगर वो मिनिमम एंड मैक्सिमम रखे तो वो कितने हो सकते, वो भी हमसे पूछा गया। तो अब देखो, फर्स्ट V मिनिमम पता है, Vmax पता है, हम इनको स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ V² मैक्स माइनस V² मिनिमम, तो ये कितना हो जाएगा, V² मैक्स यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस करना है हमें, इक्वल्स लिख देता हूँ 10 का स्क्वायर माइनस V मिनिमम 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा 36, 100 माइनस 60, 36, ये हो जाएगा 64, ये आता है 64। अब V² मैक्स का फॉर्मूला देखो, V² मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे Vmax इज इक्वल टू 5RG, तो V² यानी कि हो जाएगा ये 5RG, वो स्क्वायर रूट में था, स्क्वायर लेने के बाद ये आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर 5RG, एंड V² मिनिमम वहां से हम इसे लिखते हैं RG, तो 5RG में से RG चला जाता है तो ये बनेगा 4RG इक्वल्स टू 64। यानी कि इस केस में अगर हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 4G। ठीक है, यहाँ पे G है, 9 मत समझिएगा, तो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय G का वैल्यू रख देंगे 10, अप्रोक्सीमेट रख देंगे तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर। तो हमें निकालना था डायमीटर, तो देयरफॉर डायमीटर बन जाएगा इससे डबल, दैट इज 2R इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3.2 मीटर। तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। अब सेकंड क्या पूछा गया कि हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल, इनके मिनिमम वैल्यूज क्या हो सकते हैं। ये तो मैक्सिमम कितने भी स्पीड से गाड़ी चला सकता है, लेकिन वो मिनिमम कितने स्पीड से चला सकता है वो निकालेंगे। अब देखो बेसिकली V मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, √RG इक्वल्स टू अंडर में रेडियस हमें मिला 1.6 इनटू ग्रेविटी दैट इज 10, तो ये √16 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो V मिनिमम पॉसिबल है 4 मीटर पर सेकंड। उसने कितना मिनिमम लिया था, 6, वो 6 मीटर पर सेकंड से चला रहा था, लेकिन वो 4 मीटर पर सेकंड से चलाता है तो भी काम चल जाएगा। अब देखो सेकंड कि Vmax, सो Vmax इज इक्वल्स टू √5RG। इसे सिंपली हम √5 इंटू √RG भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया, √RG, तो √RG की वैल्यू कितने मिला हमें 4, तो ये बेसिकली हो गया 4√5 मीटर पर सेकंड। तो ये उसका मैक्सिमम वेलोसिटी पॉसिबल है। तो यहाँ पे, और वो भी मैक्सिमम कैसे कि वो मैक्स मिनिमम वहाँ तक रख सकता है, उससे वो यहाँ पे तो ये ज़्यादा था, उससे ये कम हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम एंड डायमीटर को कैलकुलेट किया। बेसिकली 18th नंबर तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए तो वो पूरे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड थे। अब उसके आगे जितने भी होंगे यानी कि 19th एंड जो आगे हम 3-4 न्यूमेरिकल्स और कवर करने वाले वो पूरे रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। तो अब देखो जो 19th नंबर का प्रॉब्लम में उसमें कहा गया कि एक रिंग है और उस रिंग का मास प्रोवाइड किया 1 kg, यूनिट 1 kg, इट्स ओके।
अब इसी रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं अबाउट डायमीटर, ठीक है, देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, लेकिन कहाँ पे, अबाउट डायमीटर, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ लिख देते थे अबाउट इट्स ओन एक्सिस तो वो उसका मीनिंग चेंज होता है। इन्होंने कहा अबाउट इट्स डायमीटर एंड उसका वैल्यू प्रोवाइड किया 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी kg एंड मीटर यूनिट्स आर वेल एंड गुड। अब सेकंड, इसी रिंग को उस जब भी न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसी रिंग को क्या हुआ कि इसको मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद इससे एक इससे एक डिस्क फॉर्म किया, यानी कि जो रिंग था इस रिंग को मेल्ट करने के बाद एक डिस्क में कन्वर्ट किया गया। अब जितना पूरा पहला मास था वही मास क्या होने वाला है इसमें कन्वर्ट, और उन्होंने कहा कि जो डिस्क बना उसका मास सेम उतना है जितना कि पहले वाला रिंग का मास था, दैट इज 1 kg, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, डिस्क का जो रेडियस होगा वही रेडियस रिंग का था, यानी कि इस केस में रिंग एंड डिस्क दोनों का भी रेडियस क्या कंसीडर किया, तो आर, तो आर एंड रिंग रेडियस एंड मास दोनों केस में क्या रखा, सेम। तो आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ डिस्क, जो एक्सिस डिस्क से पास होने वाला है उसके ऊपर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब बेसिकली देखो, हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट डायमीटर, उसका फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मास पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप बेसिकली रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हम देखो यहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। समझो ये हमारा रिंग होता है, दिस इज अवर रिंग, एंड यहाँ पे अगर ये सेंटर होगा तो ये सेंटर से जाने वाला एक्सिस ये होता है डायमीटर। इसी तरह से अगर हम दूसरा भी एक्सिस कंसीडर करेंगे तो ये डायमीटर, और ये वर्टिकल एक्सिस, ये हो गया वर्टिकल एक्सिस। तो ये अगर हम कंसीडर करेंगे ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इसे हम वाई लिख सकते हैं। आप किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हमने एक्सिस को कंसीडर किया। तो अब देखो, हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है वो बेसिकली अबाउट जेड एक्सिस पता होता है। ये हमने डायग्राम बनाया रिंग का, अच्छे से न्यूमेरिकल समझ लो, क्योंकि नए सिलेबस में बहुत ही प्रॉब्लम को शॉर्ट किया, यानी कि इस केसेस में जो नया सिलेबस है इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही कम रखे हैं, जो कि प्रीवियस सिलेबस में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते थे। तो ठीक है, तो वो बात जान दो, हम इसके बारे में देखेंगे कि ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस, तो हम इसे फॉर्मूला हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट जेड एक्सिस। इस केस का जेड देखो वाला क्या, क्योंकि कभी कभी हम इसको y लिख सकते हैं, इसको z लिख सकते हैं, इसको x भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं रखा। आप किसी भी एक्सिस को कौन सा भी नाम दे सकते हो, बेसिकली वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये वर्टिकल एक्सिस है, एंड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² फॉर रिंग, जो कि हमने फॉर्मूला में देखा था। लेकिन अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है, आपको निकालना है अबाउट x या तो फिर अबाउट y, क्योंकि इस केस में y एंड x बोथ एक्सिस आर डायमीटर फॉर द रिंग, क्योंकि दोनों एक्सिस ही डायमीटर होने वाले। तो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है कैलकुलेट नहीं करना, उन्होंने प्रोवाइड किया है i डायमीटर। तो यहाँ पे जो i डायमीटर है यही क्या होने वाला है हमारा ix, और यही क्या होगा iy। तो इस केस में दोनों भी क्या होने वाले, इक्वल, क्योंकि x एक्सिस भी डायमीटर है एंड y एक्सिस भी डायमीटर है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस x एंड y एक्सिस यानी कि क्या होगा डायमीटर, तो इसका वैल्यू होगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखो उस एक्सिस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं, जो एक्सिस परपेंडिकुलर हुआ उसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे आई जेड इक्वल्स टू जो बच्चे वाले दो एक्सिस होते हैं उनका एडिशन आई एक्स प्लस आई वाई। लेकिन आई एक्स एंड आई वाई बोथ आर इक्वल, तो इसे हम लिख देंगे 2ix आई जेड इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 2ix। लेकिन आई जेड ही क्या होता है mr² इक्वल्स टू 2, और आई एक्स ही क्या है आई डायमीटर, ठीक है। तो इस केस में आई डायमीटर का वैल्यू कितना था 1, तो हमारे पास
आर स्क्वायर का वैल्यू मिला 1, एम आर स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला 1। तो यहाँ से आपको रेडियस अगर कैलकुलेट करना है तो आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसमें रेडियस कैलकुलेट करने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास बेसिकली एम आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो ये बेसिक निकला। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फॉर डिस्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डिस्क बनाता हूँ सेम रेडियस वाला। ठीक है, छोटा दिख रहा है तो यहाँ पे हम इसी साइज का बना लेंगे और ये हो गया हमारा डिस्क इस तरह से। और जो एक्सिस डिस्क से पास होने वाला है ये होगा। तो आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस। ठीक है, समझो मैं इसको z ही कंसीडर करते तो इसी केस में, ठीक है, कोई भी कंसीडर कर सकते, बेसिकली आई कंसीडर करो, हमने यहाँ पे आई लिखा है। तो हमें कैलकुलेट करना है आई। तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है फॉर डिस्क, सॉरी यहाँ पे तो 2 बनेगा ना, यहाँ पे 2 आता है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर डिस्क एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अब देखो एम आर स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला हमें, एम आर स्क्वायर का वैल्यू 2 बाई 2 1। तो इस केस में डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला ये हो गया आंसर 1 और इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। तो ये था बेसिक फॉर्मूला एंड बेसिक क्वेश्चन। आई डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से 19th नंबर का एक सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा करो और इमेजिन करते जाओ डायग्राम किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम भी बनाने की कोशिश घर पे करते जाओ। ये था हमारा डिस्क, वो था रिंग। रिंग एंड डिस्क में बेसिक डिफरेंस समझ में आता होगा सबको, अच्छी बात है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20। अब 20th नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या कहा गया कि एक डंबल बनाया, जो जिम में यूज करते ना डंबल, वो डंबल बनाया गया। और जब ये डंबल फॉर्म किया तो इसके फॉर्मेशन में एक रॉड यूज किया, उस रॉड का मास प्रोवाइड किया 60 ग्राम एंड सेकंड उसी रॉड का लेंथ प्रोवाइड किया 20 सेंटीमीटर। अब इस डंबल के रॉड के एंड में दो जो गोले हम लगाते हैं दैट इज द स्पीयर, तो उस स्पीयर का मास कहा गया 50 ग्राम एंड उस स्पीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने दो स्पीयर्स उसको अटैच किए एंड टू एंड। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन का आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। तो जो एक्सिस इस पूरे सिस्टम के सेंटर में से पास होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, जब ये पास करेगा तो ये इस सिस्टम के लेंथ को परपेंडिकुलर चाहिए। तो आपको पहले डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखो, ये हो गया हमारा रॉड जिसका लेंथ हमने कंसिडर किया 20 सेंटीमीटर एंड इसका मास प्रोवाइड किया था 60 ग्राम। ठीक है, तो इस रॉड के एंड में हम अटैच करने वाले हैं स्पीयर। ठीक है, और इस साइड से भी एक स्पीयर बनेगा इस तरह से, दो स्पीयर हमने अटैच कर दिए। अब ये स्पीयर अटैच करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पे ये लेंथ होगा, इस लेंथ को परपेंडिकुलर, तो ये पूरे सिस्टम का सेंटर कंसिडर करो ये बनता है, तो इसको परपेंडिकुलर जाने वाला लाइन ये होगा इस तरह से। तो आपको इस y एक्सिस अलोंग दिस y, आप इसे z भी कंसिडर कर सकते हो, तो आपको इस अलोंग y एक्सिस आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक प्रॉब्लम कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये पूरा लेंथ 20 होगा, यहाँ पे स्पीयर का रेडियस और यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे जो सेंटर था इसका डिस्टेंस भी हो जाएगा 10। तो पूरा लेंथ जो बनेगा सेंटर टू सेंटर, तो ये 20 + 30 + 10, ये पूरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे भी एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो ये एक्सिस y एक्सिस को क्या हो गया पैरेलल। उसी तरह से सेम स्फीयर सेकंड साइड में है, इसको भी अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये भी सेंटर वाला जो एक्सिस है उसके साथ क्या होगा पैरेलल। तो आप यहाँ से मुझे समझ सकते हो कि मैं
किसकी तरफ क्या फॉर्मूला यूज करने वाले या तो फिर क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा हिंट पॉइंट था दिस एक्सिस आर पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस, यानी कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंट्रल एक्सिस पे। तो बेसिक हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप अगर कहीं पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो I0 तो उसका फॉर्मूला होता है IG प्लस mh²। ये था बेसिक फॉर्मूला। तो इस केस में I0 होता है IYY। अब IG यानी कि जो सेंट्रोइडल एक्सिस होते हैं उनके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। तो हमारे ऐसे एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहे हैं, तो ये स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है, ये रॉड के सेंटर से, ये स्फीयर के सेंटर से। तो इन तीनों भी एक्सिस के अलोंग हमें IG निकालना होगा, यानी कि यहाँ पे जो IG होगा ये रिप्लेस हो जाएगा IG फॉर रॉड प्लस IG स्फीयर प्लस IG स्फीयर और एक बार लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 स्फीयर है इसलिए हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये होगा टोटल IG प्लस जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा उससे आगे मास कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मास। ठीक है, तो ये मास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आगे वाले साइड में भी एक स्फीयर है और पीछे वाले साइड में भी एक स्फीयर है, तो हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब देखो यहाँ पे इस स्फीयर का मास, इस स्फीयर का भी मास हमें काउंट करना पड़ेगा, उसको लिख दिया मैंने m, बेसिकली m इंटू h²। अब हमारे लिए h कितना होता है, तो हमारे लिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस होता है h। तो हम डिस्टेंस लेंगे सेंटर एंड यहाँ तक का डिस्टेंस। हम ये आखिरी वाले 2 एक्सिस नहीं लेने वाले, क्योंकि हमने इस सेंटर वाले एक्सिस के ऊपर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस दैट इज 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब देखो IG फॉर रॉड, रॉड के लिए फॉर्मूला होता है ml²/12 प्लस स्पीयर 2 इंटू स्पीयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2/5 mr² प्लस 2 इंटू मास ऑफ स्पीयर इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। मास, अब रॉड के लिए जो मास था वो, तो देखो बेसिकली हमने यहाँ पे किसी को भी यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ये CGS यूनिट था, ये भी CGS यूनिट है, इसको हम आखिरी में भी कन्वर्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, इसलिए इसी वैल्यू को हम आगे मूव ऑन करेंगे। 20 इंटू मास 60 इंटू 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4/5, लिख देता हूँ इसे आसानी से। m मास स्पीयर का 50 इंटू रेडियस, तो स्पीयर का रेडियस था 10 का स्क्वायर प्लस फिर से 2 इंटू मास 50 इंटू 20 स्क्वायर। बस आपको इतना ही कैलकुलेशन बेसिकली करना है। तो आप इसे कैलकुलेट कर दोगे 12 5 60 इंटू ये 400, ये हो जाएगा 2000 प्लस यहाँ पे से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000। ठीक है, प्लस और यहाँ पे ये हो जाएगा पूरा 400 800 एंड 40,000। तो ये टोटल आता है 46,000 में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 21। तो अब इस प्रॉब्लम में देखो हमें क्या प्रोवाइड किया है। इस प्रॉब्लम में एक फ्लाईव्हील के बारे में बताया, वो फ्लाईव्हील जो डिस्क के शेप में प्रेजेंट है। अब फ्लाईव्हील यानी कि रोटेट जो होने वाला कोई भी प्लेट होगा जिसका शेप डिस्क की तरह होगा, उसे हम बेसिकली फ्लाईव्हील कहते हैं। अगर आप जो व्हील होता है उसे जनरली आप फ्लाईव्हील कह सकते हो, ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। बस बेसिकली इतना याद रखो। अब जो मटके बनाने का काम करते हैं उनके पास जो चक्का होता है जिसे वो घुमाते हैं और उसके ऊपर मटका तैयार करते हैं, तो उसे हम बेसिकली फ्लाईव्हील कहेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या कहा कि जो फ्लाईव्हील है उसका मास 10 kg एंड उसी का रेडियस कहा गया हमें 0.4 मीटर है।
ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट पूरे ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब जब इस फ्लाईव्हील को इनिशियली रोटेट किया, जो भी मटका बनाने वाला है उस पर्सन ने जब इस फ्लाईव्हील को रोटेट करना स्टार्ट किया, इनिशियली क्या होता है, बहुत सी बार वो स्टार्टिंग में ही उसको घुमाना चालू कर देते हैं, वो स्टार्टिंग में ही उसको घुमाना चालू कर देते हैं एंड थोड़ी देर बाद उस व्हील के ऊपर वो अपना जो मटेरियल होगा यानी कि क्ले, तो उस क्ले को इसके ऊपर रख देते हैं। तो अब देखो इनिशियली जब इसको घुमाना स्टार्ट किया तो इसमें जो रिवॉल्यूशन बने वो थे 100, ठीक है, यानी कि N1 जिसे हम कहेंगे इनिशियल आरपीएम, वो थे इस केस में 100। तो हमें पता है अगर कहीं पे भी आरपीएम आता है तो आप उसके ऊपर से ω1 दैट इज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 2πN1 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा रेडियन पर सेकंड के फॉर्मेट में, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया 2πN/60। अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, तो ये बनेगा 2π इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 10π डिवाइडेड बाई 3। ये था इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। नाउ अब हम क्या करेंगे कि अब देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम में कहा गया कि जब इसके ऊपर जो मिट्टी का गोला था, जो क्ले, इसको रखा गया एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे इसको रखा गया। जैसे ही इसको x डिस्टेंस के ऊपर रखा गया तो ये जो मिट्टी का गोला था इसका मास बताया हमें 1.6 kg, ठीक है, जो जिसे बुक में कहा गया लंप ऑफ क्ले यानी कि मिट्टी का गोला। तो यहाँ पे उसका मास बताया गया 1.6 kg एंड ये था एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। तो जब इस मिट्टी के गोले को यहाँ पे रखा तो इसका स्पीड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। हमको पता है कि इसके ऊपर अगर हम और ज़्यादा वजन लगाने की कोशिश करेंगे तो इसका स्पीड कम कम होते जाने वाला है। तो यहाँ पे जो नए आरपीएम हमें मिले दैट इज N2, तो नए आरपीएम कहा गया कि वो 80 आरपीएम थे, 80 आरपीएम। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ω2 इक्वल्स टू 2π इंटू 80 डिवाइडेड बाई 60, तो ये बनेगा 8π डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसको हम ज़्यादा पूरा डिटेल में नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आगे चल के ये कैंसिल भी हो सकता है। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि इसके आरपीएम जो थे ये कम ज़्यादा हुए, यानी कि इनिशियल वो ज़्यादा थे फिर कम हो गए, यानी कि उसका स्पीड जो था वो स्पीड डिक्रीज हुआ। और हमें पता है कि जब स्पीड डिक्रीज होता है तो इसका सीधा असर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होगा। अब बेसिकली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालेंगे तो ये क्या होने वाला है mr²/2, ठीक है, वो तो हमें पता है। अब देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि स्पीड में अगर बदलाव होता है तो उसके साथ कौन चेंज होने वाला है, तो उसके साथ चेंज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब लंप नहीं था यहाँ पे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/2। अब जब लंप आएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। अब इनिशियली हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² डिवाइडेड बाई 2 इंटू ω1 का वैल्यू इंटू 10π डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू। अब सेकंड केस में अगर हम यहाँ पे एक्सिस कंसिडर करेंगे इस लंप का, तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल। ये दोनों एक्सिस अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो हम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम I2 कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा IG प्लस MH² IG प्लस MH² इंटू ω2, ठीक है। तो हमारे पास ω2 का वैल्यू है, हम वो रख देंगे, ω2 का वैल्यू 8π डिवाइडेड बाई 3। अब इस केस में देखो 3 कैंसिल, पाई कैंसिल। अब इस केस में अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होने वाला है पूरा 5m
आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई जी प्लस एम एच स्क्वायर, आई जी अबाउट दिस एक्सिस दैट इज अगेन एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम यानी कि मास ऑफ दिस लंप इंटू एच यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस दैट इज एम एक्स स्क्वायर इंटू इसको मल्टीप्लीकेशन में होने वाला 8, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 एंड इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे बाय 8, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये होने वाला है 4m आर स्क्वायर प्लस 8m एक्स स्क्वायर। तो इस केस में एम आर स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 5m आर स्क्वायर माइनस 4m आर स्क्वायर, इट बिकम सिंपली m आर स्क्वायर इक्वल्स टू 8m एक्स स्क्वायर। तो हम आप कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बिकम्स m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m डिवाइडेड बाय 8m। तो हमारे पास कैपिटल M का वैल्यू 10 इंटू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू मास दैट इज 1.6। तो अब इसे सिंपली कैलकुलेट कर दो, ये हो जाएगा 10 4 4 2 जा, ये हो जाएगा फिर 1 बाय इसे 0.2 कर देंगे तो ये डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 1/8। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बिकम्स 1/8 एंड एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/8। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसका यूनिट लिख देंगे मीटर। तो आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इससे भी सिंप्लीफाई बेसिकली कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 0.125। 0.125 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली 0.35 के रेंज में आ जाएगा। तो ये था बेसिक 21 नंबर का प्रॉब्लम। अब हम पढ़ेंगे लास्ट प्रॉब्लम दैट इज 22। तो आखिरी प्रॉब्लम है जिसके अंदर कहा गया कि एक इंक्लाइन सरफेस है और इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर से एक बॉडी रोल करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है। तो इस केस में हमें डिस्टेंस कहा गया कि जब स्टार्टिंग पॉइंट से जो भी बॉडी है वो अगर 5/3 डिस्टेंस कवर करता है, टोटल डिस्टेंस जो होगा उससे अगर 5/3 डिस्टेंस कवर करता है तो एट दैट डिस्टेंस उसी डिस्टेंस के ऊपर जो स्पीड होगा वो वेलोसिटी होगा अंडर रूट ऑफ 10। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा बॉडी प्रेजेंट है। इसके अंदर और एक गिवन डाटा है जो इंक्लाइन प्लेन है, उसके बारे में कहा गया कि इफ वी राइजेस बाय 3 इन एवरी 5, यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड किया है कि अगर हम इस एंगल में जो इंक्लाइन सरफेस है उसके अलोंग उसी डायरेक्शन में अगर हम 5 यूनिट चलते हैं तो हमें ऊपर 3 यूनिट से जाना है। यानी कि इसका मीनिंग अगर ये साइड 5 होता है तो ये साइड 3 होगा, अगर ये साइड 10 होता है तो ये वाला हाइट 6 हो जाएगा। उसी को कहते हैं राइजेस बाय 3 इन एवरी 5। तो ये था इसका मीनिंग। ये सेंटेंस प्रॉब्लम अच्छे तरह से एक बार रीड कर लो। अब उन्होंने जो प्रॉब्लम था अकॉर्डिंग टू दैट ये पूरा डिस्टेंस होता है 5, तो ये हाइट हो गया 3। तो हम इस केस में हमारा जो एंगल है वो एंगल बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा एंगल हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड 3 डिवाइडेड बाय 5। ये किसका वैल्यू होगा, साइन थीटा का। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, समझो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट यस होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसी को हम 3/5 जो था इसी को हम 3/s भी लिख सकते हैं। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट साइन थीटा का। अब सेकंड देखो कि हमारा पूरा डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच 5 होता है। तो समझो कि हम इस पॉइंट पे आ गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है 5/3, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो हमने जो हाइट हमें अब मिलेगा इस केस में, ठीक है, तो ये जो 3 होगा ये क्या है, हमारा अभी का हाइट है। तो हाइट का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू आप अगर लिखते हो तो h इक्वल्स टू हो जाएगा 5 साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या था, अपोजिट डिवाइडेड बाय
ये हाइपोटेनियस, तो इस हिसाब से h इक्वल्स टू आपको मिलेगा 5 साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू 3/5, उसे भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये बेसिक रिलेशन ये हमें आगे चल के लगने वाले। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जब हम इस पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी मिला ये था √10। अब इंक्लाइंड प्लेन के लिए, फॉर इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी का, v स्क्वेयर इक्वल्स टू 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। यह फॉर्मूला हमने पढ़ा है। इस केस में अब देखो, जब हम हमारा वेलोसिटी v स्क्वेयर का वैल्यू अगर रख देंगे, ये 10 होता है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद तो 2 इंटू जी का वैल्यू फिर से 10। अब इस केस में देखो मुझे h कितना लिखना पड़ेगा। अब ये h तो यहाँ पे मेरा पूरा टोटल हाइट था जब हमारा बॉडी टॉप से लेके बॉटम तक आ गया। लेकिन अब इस केस के लिए हमारा जो h होगा वो सिर्फ इतनी ही हाइट होगी, जिसे मैं h डैश लिख देता हूँ। इसलिए यहाँ पे जो h होगा वो मेरे लिए h डैश हो जाएगा। तो आपको अब h डैश निकालना है। टू कैलकुलेट h डैश, अब आपके पास ये एंगल है थीटा, बराबर, जो यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे होने वाला है। तो h डैश के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, h डैश के लिए 5/3 इंटू साइन थीटा। ठीक है, अगर आपको h डैश निकालना है तो आप क्या करोगे, साइन थीटा अप्लाई करोगे। साइन थीटा में अपोजिट h डैश डिवाइडेड बाय 5/3, तो h डैश बिकम्स 5/3 इंटू साइन थीटा। ओके, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, 3/5, तो ये 5/3 इंटू 3/5 बेसिकली कैंसिल, ये कितना होने वाला है 1। ठीक है, तो वो h डैश का वैल्यू हुआ हमारे लिए 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1। बस इतना ध्यान से देख लो h डैश क्या होता है। यहाँ पे h पूरा हाइट था जिसको हमने 3 लिया था, और यहाँ पे h डैश ही कैलकुलेट करना है। देखो ये टोटल 5 था, इसका 1/3 हो गया, तो हाइट भी क्या होने वाला है 1/3, तो 3 इंटू 1/3 डायरेक्टली 1। ये डायरेक्ट मेथड हुआ, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया किस तरह से वो h डैश मिलता है। डिवाइडेड बाय करेंगे यहाँ पे 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इस केस में अगर आप कैलकुलेशन करते हो पूरा, तो ये 10 और 10 कैंसिल, 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब देखो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये देखना है हमें कि ये फैक्टर किस केस में 1 आता है। इसके ऊपर हमने एक थ्योरी लेक्चर देखा था जिसके अंदर हमने n का वैल्यू निकाला था। n, उस केस में हमने क्या देखा था, अगर हम इसको लिखते हैं mr स्क्वायर इक्वल्स टू mk स्क्वायर, तो इस केस में जो फैक्टर होगा वो फैक्टर है k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है 1। ये थ्योरेटिकल लेक्चर में हमने देखा था कि ये वैल्यू किसके लिए 1 आता है, जिस केस में mr स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर क्या है, तो 1 है। तो इस केस में ये फॉर्मूला किसका है, mr स्क्वायर, तो ये रिंग का फॉर्मूला था। इसके लिए आपको थ्योरी लेक्चर ही आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि k स्क्वायर बाय r स्क्वायर सिर्फ रिंग के लिए ही आया था 1, या तो फिर हॉलो सिलेंडर। ये 2 ही केसेस है जिनके लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1 आता है। इसलिए हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका शेप क्या है, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा था इसका शेप होने वाला है या तो फिर रिंग या तो फिर हॉलो सिलेंडर, क्योंकि हॉलो सिलेंडर या तो फिर रिंग के लिए ही फॉर्मूला k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। बाकी के जो केसेस थे, अगर हमने इसमें एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास अगर स्पीयर होता है तो स्पीयर का फॉर्मूला होता है 2/5 mr स्क्वायर, तो यहाँ पे 2/5 जो इंडिकेट करता है वही k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2/5 आता था, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू 2/5 आता था, तो हम वहाँ पे कह सकते थे कि वहाँ पे एक स्पीयर है। लेकिन हमारे केस में आया वैल्यू 1, तो ये हो गया रिंग। तो ये था हमारा लास्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे पूरा जो रोटेशनल डायनेमिक्स था ये पूरा विथ न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ है।
अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट होता है तो आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मुझे उसका फोटो सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन अच्छे से दे सकूं।